नमस्कार दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और ये है एपिसोड नंबर 17। पिछले 16 एपिसोड मैंने करवा दिए हैं, वो प्लेलिस्ट लगी हुई है, आप लोग चेक कर लीजिएगा जाके, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं, वो लास्ट 10 ईयर्स के आए हुए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें प्रैक्टिस करिए, बार बार देखिए, रिविजन करिए। और ये है क्वेश्चन नंबर 161 से। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सपोर्ट दिखाइए ज़्यादा से ज़्यादा। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 161। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशियंट मैरीटाइम ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन, द फेमस हिस्टोरिक पोर्ट सिटी ऑफ Muziris, which served as a major global hub for exporting black pepper to the Roman Empire, was located on the coast of which modern Indian state? तो वो ये कह रहे हैं कि प्राचीन समुद्री व्यापार और प्रशासन के संदर्भ में, ठीक है, व्यापार और प्रशासन के संदर्भ में मुजरिस नाम का प्रसिद्ध ऐतिहासिक बंदरगाह शहर जो रोमन साम्राज्य को काली मिर्च निर्यात करने का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र था, सही है, किस आधुनिक भारतीय राज्य के तट पर स्थित था? कौन से तट पर था वो? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका? बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, केरला। ठीक, तो मुजरिस मॉडर्न डे पट्टनम इन केरला। तो मुजरिस जो है वो मॉडर्न डे क्या है? पट्टनम है। कहाँ? केरला में। वाज ए बसलिंग पोर्ट ऑन द मालाबार कोस्ट। तो मतलब कि बहुत बिजी पोर्ट था, ठीक, कहाँ पे? मालाबार कोस्ट में। ड्यूरिंग द संगम एज में। इट इज़ हैविली मैंशनड इन क्लासिक रोमन टेक्स्ट। तो मतलब कि जो है ये बार बार बहुत ज़्यादा मेंशन किया गया किसमें? शास्त्रीय जो रोमन टेक्स्ट हैं, ठीक है, रोमन टेक्स्ट में बाई प्लिनी के द्वारा। द एल्डर एंड संगम लिटरेचर एज ए की ट्रेडिंग सेंटर। ठीक, तो संगम लिटरेचर जो है एज ए की ट्रेडिंग सेंटर के बारे में बात करता है। वेयर रोमन शिप्स, जहाँ रोमन जहाज एक्सचेंज्ड गोल्ड एंड वाइन। वो क्या एक्सचेंज करते थे? गोल्ड और वाइन, सोना और शराब कह सकते हो। किसके लिए? इंडियन स्पाइसेस के लिए, सिल्क के लिए एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स के लिए। ठीक है, ज़्यादातर तो यही है कि हमारे मसाले जाते थे और दूसरे देशों से सोना आता था। देख लीजिए हिंदी में मुजरिस केरल में आज का पट्टनम संगम काल के दौरान मालाबार तट पर स्थित एक व्यस्त बंदरगाह था। प्राचीन रोमन ग्रंथों जैसे प्लिनी द एल्डर के लेखन और संगम साहित्य में इसका एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में बार बार उल्लेख मिलता है, जहां रोमन जहाज भारतीय मसालों, रेशम और अर्ध कीमती पत्थरों के बदले सोना और शराब का व्यापार करते थे। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ होयसला डायनेस्टी टेम्पल्स लाइक द होयसलेश्वरा टेम्पल एट हेलबिडू is classified as a hybrid style that blends northern and southern features structurally known as। तो वो ये कह रहे हैं कि होयसल राजवंश के मंदिरों जैसे हेलबिड का होयसलेश्वर मंदिर की अनोखी वास्तुकला शैली को उत्तरी और दक्षिणी विशेषताओं के मिश्रण वाली एक मिश्रित शैली माना जाता है, जिसे संरचनात्मक रूप से किस नाम से जाना जाता है? नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली या फिर कलिंग शैली? बताइए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, वेसर स्टाइल। ठीक, तो द वेसरा स्टाइल इज़ ए हाइब्रिड फॉर्म ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो ये जो है टेम्पल आर्किटेक्चर का मिला जुला रूप है वेसरा स्टाइल। दैट कंबाइंस द कर्वलिनियर शिखर। ये क्या कंबाइन करता है, मतलब इसमें क्या क्या है? कर्वलिनियर शिखर ऑफ द नॉर्दर्न नागर स्टाइल। ठीक, तो नॉर्दर्न नागर स्टाइल के कर्वलिनियर शिखर है, घुमावदार शिखर, विद द टियर्ड विमान डिज़ाइन ऑफ द साउदर्न द्रविड स्टाइल। तो मतलब कि साउदर्न की जो विमान डिज़ाइन है और नॉर्दर्न की जो नागर स्टाइल है उसकी कर्वलिनियर शिखर है, सही, दोनों को कंबाइन करता है। द होयसला टेम्पल रिफाइंड दिस स्टाइल यूजिंग क्लोरिथिक सिस्ट या फिर स्कोप स्टोन विच अलाउड स्कल्पचर्स टू क्रेव इनक्रेडिबली इंट्रिकेट। मतलब इसकी वजह से जो है ये स्कोप स्टोन है, इसकी वजह से ये अलाउ करता है स्कल्पचर्स को कर्व इनक्रेडिबली इंट्रिकेट, मतलब बहुत गूढ़, बहुत गहन तरीके से। ठीक, लेस लाइक डिटेल्स अलॉन्ग द स्टार शेप्ड टेम्पल बेसिस। मतलब कि स्टार जो होता है तारे, उसकी शेप के टेम्पल बेसिस आधार बनाने के लिए। इन्हें भी देख लीजिए। वेसर शैली मंदिर वास्तुकला का एक मिलाजुला रूप है, जिसमें उत्तरी नागर शैली के घुमावदार शिखर और दक्षिणी द्रविड़ शैली के सीढ़ीदार विमान डिज़ाइन का मेल होता है। होयसल मंदिरों ने क्लोरिटिक शिफ्ट या फिर सोप स्टोन का इस्तेमाल करके इस शैली को और बेहतर बनाया। इससे मूर्तिकारों को तारे के आकार के मंदिर के आधारों पर बेहद बारीक और जालीदार नक्काशी करने में मदद मिली। फिर देखते हैं 163। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर महाजनपद थे वो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर महाजनपदास ऑफ द 6th century BCE वाज एन oligarchic confederacy governed by a council of clans, गण संघ, rather than a hereditary
मोनार्क। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के निम्नलिखित प्रमुख महाजनपदों में से कौन सा एक कुलीन तंत्रीय संघ था जिसका शासन वंशानुगत राजा के बजाय कुलों की एक परिषद गणसंघ द्वारा चलाया जाता था। ठीक है, तो वंशानुगत राजा नहीं थे बल्कि कुलों की एक परिषद, कह सकते हो गणसंघ, उसके द्वारा चलाया जाता था। मगध, कौशल, वज्जी या फिर वत्स, बताइए कौन सा। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, वज्जी। ठीक, वाइल मगध एंड कोसला वर रूल्ड बाय एब्सोल्यूट किंग्स, तो मगध जो थे और कौशल थे वो तो राजा के द्वारा नियंत्रित किए जा रहे थे। ठीक है, बट द वज्जी महाजनपद विद इट्स कैपिटल एट वैशाली, तो जो वज्जी था जिसकी कैपिटल क्या थी, वैशाली थी, वाज ऑर्गेनाइज्ड एज ए पावरफुल कन्फेडरेसी ऑफ 8 क्लैंस। तो ये जो है कैसे ऑर्गेनाइज था, पावरफुल कन्फेडरेसी 8 क्लैंस की। ठीक, मोस्ट नोटेबली द लिच्छवीस। ठीक, जो ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंट क्लैंस थे उसमें लिच्छवी था। डिसीजंस वर मेड कलेक्टिवली थ्रू डेमोक्रेटिक असेंबलीज। ठीक, और जो डिसीजन लिए जाते थे ना वो कह सकते हो कलेक्टिवली सब लोग मिल के डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक तरीके से लेते थे, जो मतलब ओपन एयर में जो होती थी संतग्रम्स, ठीक, संथाग्रम्स, काउंसिल हॉल्स कह सकते हो। ठीक है, उसमें लिए जाते थे, मतलब सब लोग बैठते थे। स्पष्टीकरण देख लीजिए हिंदी में। जबकि मगध और कौशल पर पूर्व राजाओं का शासन था, वज्जी महाजनपद जिसकी राजधानी वैशाली में थी 8 कुलों के एक शक्तिशाली संघ के रूप में आयोजित किया गया था। विशेष रूप से लिच्छवी ओपन एयर संथाग्रम काउंसिल हॉल में आयोजित डेमोक्रेटिक असेंबली के माध्यम से सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनिक स्ट्रक्चरल फोर्टिफिकेशन कंपोनेंट नोन एज गार्गुएल्स and the introduction of true fireworks and gunpowder artillery on a massive scale in South India was heavily recorded during the reign of which empire? तो भैया कह रहे हैं अद्वितीय संरचनात्मक किलेबंदी घटक जिसे गार्गुएल्स कहते थे, ठीक है, क्या गार्गुएल्स के रूप से जाना जाता है, और दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर वास्तविक आतिशबाजी और बारूद तोपखाने की शुरुआत किस साम्राज्य के शासनकाल के दौरान भारी रूप से दर्ज की गई? ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि किस शासनकाल में सबसे ज़्यादा इसकी जो है उपस्थिति दर्ज की गई थी। चोल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, काकतीय वंश या फिर यादव वंश, कौन सा था बताइए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, विजयनगर एम्पायर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इसमें देख लीजिए द विजयनगर रूलर्स एक्टिवली इंटीग्रेटेड फॉरेन मिलिट्री टेक्नोलॉजीज। तो मतलब जो विजयनगर रूलर्स थे ना वो एक्टिवली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे किसमें, जोड़ने में फॉरेन मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ को, जो विदेशी मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ थी उन्हें, रिक्रूटिंग यूरोपियन एंड ओटोमन एक्सपर्ट्स। तो मतलब कि जो है वो बाहर से यूरोपियन और ओटोमन एक्सपर्ट्स भी रिक्रूट करते थे टू बिल्ड एडवांस फोर्टिफिकेशन एंड ट्रेन आर्टिलरी यूनिट्स। तो मतलब कि जो है एडवांस फोर्टिफिकेशन के लिए और आर्टिलरी यूनिट्स को जो है ट्रेन करने के लिए पोर्टुगीज ट्रेवलर्स लाइक डोमिंगो पॉयस डॉक्यूमेंटेड द एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फायरवर्क्स। मतलब कि जो है कह सकते हो बम का या पटाखों का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, और उसे जो है पुर्तगाली जो यात्री था हम्पी, उसने जो है नोटिस किया था इस चीज़ के बारे में। ठीक, ड्यूरिंग द एनुअल महानवमी डिब्बा फेस्टिवल सेलिब्रेशन इन हम्पी। मतलब कि जो है कह सकते हो कि महानवी डिब्बा फेस्टिवल महानवमी, ठीक है, एनुअल महानवमी डिब्बा फेस्टिवल होता था सेलिब्रेशन, उसमें ये ज़्यादा यूज़ किया जाता था। हिंदी में देख लीजिए, विजयनगर के शासकों ने विदेशी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को एक्टिवली इंटीग्रेट किया और एडवांस किलेबंदी बनाने और आर्टिलरी यूनिट्स को ट्रेन करने के लिए यूरोपियन और ऑटोमन एक्सपर्ट्स को भर्ती किया। डोमिंगो पेस जैसे पुर्तगाली यात्रियों ने हम्पी में सालाना महानवमी डिब्बा फेस्टिवल सेलिब्रेशन के दौरान पटाखों और पुराने रॉकेट के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल को डॉक्यूमेंट किया। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क ऑफ द मुगल एम्पायर अंडर अकबर द क्रूशल रूरल रेवेन्यू कलेक्टर हु वर्कड एट द प्रगना तहसील लेवल टू मेंटेन लैंड रजिस्टर वाज कॉल्ड द। बताइए, अकबर के अंडर मुगल साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क में ज़मीन के रजिस्टर को बनाए रखने के लिए परगना लेवल पर काम करने वाली ज़रूरी ग्रामीण रेवेन्यू कलेक्टर को क्या कहा जाता था? बताइए, आमिल या फिर अमलगुजार, संविधान, प्रस्तावना। ये देखिए, ये तो जो है गलत आ गए क्योंकि ये ट्रांसलेट करें। ऊपर देखिए, आमिल या अमलगुजार, कानूनगो, मुकद्दम या फिर पटवारी, क्या कहते थे बताइए? इंग्लिश में ये ऑप्शन देखिएगा। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, कानूनगो। ठीक, द कानूनगो वाज ए हेरेडिटरी लोकल ऑफिसर। मतलब कि जो है खानदानी लोकल ऑफिसर था, हु केप्ट डिटेल्स रिकॉर्ड्स ऑफ द लैंड टेन्योर। तो मतलब कि वो रिकॉर्ड रखता था, डिटेल रखता था किसकी, लैंड टेन्योर की, क्रॉप यील्ड्स की, रेवेन्यू हिस्ट्री फॉर एन एंटायर
परगना, ठीक, पूरे परगना की रखता था। वाइल द पटवारी मैनेज्ड रिकॉर्ड्स एट इंडिविजुअल विलेज लेवल, लेकिन जो पटवारी था वो इंडिविजुअल विलेज लेवल पर रिकॉर्ड रखता था, ठीक। द कानूनगो एक्टेड एज द क्रिटिकल ब्रिज बिटवीन द विलेज रियलिटीज़, तो जो कानूनगो था वो एक ब्रिज की तरह काम करता था विलेज रियलिटीज़ के और सेंट्रल मुगल रेवेन्यू के मिनिस्ट्री के बीच में, ठीक। हेडेड बाई राजा टोडरमल, जो किसके द्वारा हेड की जाती थी, राजा टोडरमल के द्वारा। कानूनगो एक खानदानी लोकल अफसर था जो पूरे परगने की ज़मीन के मालिकाना हक, फसल की पैदावार और रेवेन्यू हिस्ट्री का डिटेल रिकॉर्ड रखता था। जब पटवारी हर गांव के लेवल पर रिकॉर्ड मैनेज करता था, वहीं कानूनगो गांव की असलियत और राजा टोडरमल की हेड वाली सेंट्रल मुगल रेवेन्यू मिनिस्ट्री के बीच ज़रूरी पुल का काम करता था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाईली इन्फ्लुएंशियल सूफी सेंट बाबा फरीदुद्दीन गंजस्कर, whose devotional verses were so profoundly revered that they were later integrated into the गुरु ग्रंथ साहिब ऑफ सिखिज्म, बिलोंग टू विच सूफी ऑर्डर। देखिए मतलब उनकी जो वर्सेस हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी रखी गई हैं। बहुत असरदार सूफी संत बाबा फरीद, ठीक, फरीदुद्दीन गजशंकर, जिनकी भक्ति की पंक्तियों को इतना ज़्यादा सम्मान दिया गया कि बाद में उन्हें सिख धर्म के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल कर लिया गया। किस सूफी संप्रदाय से जुड़े थे, तो मतलब कि जो वो थे बाबा फरीद वो किस सूफी संप्रदाय से थे, सोहरावर्दी ऑर्डर, नक्शबंदी ऑर्डर, क्लीन ऑर्डर, कादरी ऑर्डर, बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, चिश्ती ऑर्डर। देखिए जो हिंदी में क्लीन लिख गया, लेकिन ये इसका आंसर क्या होगा, चिश्ती ऑर्डर, ठीक। तो अगर पूछा जाए कि जो बाबा फरीद थे जिनकी पंक्तियां जो हैं वो सिख धर्म के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में रखी गई हैं, वो किस ऑर्डर से थे, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, चिश्ती ऑर्डर से, ठीक है, चिश्ती संप्रदाय से थे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 167। द रियोतवाड़ी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट वेयर द कॉलोनियल स्टेट बाईपास्ड इंटरमीडियरीज एंड कलेक्टेड टैक्स डायरेक्टली फ्रॉम द इंडिविजुअल पीजेंट कल्टिवेटर्स रियोट्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1820। तो वो ये कह रहे हैं कि रैयतवाड़ी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जिसमें कॉलोनियल राज्य ने बिचौलियों को दरकिनार कर दिया था, ठीक है, किसमें, रैयतवाड़ी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट में, ठीक है। कॉलोनियल जो राज्य था उसने बिचौलियों को साइड में कर दिया था और सीधे रैयतों से टैक्स वसूला सबसे पहले 1820 में किसने शुरू की थी ये व्यवस्था, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवेलिस, थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, या फिर हॉल्ट मैकेंजी, या फिर वारेन हेस्टिंग्स, बताइए किसने शुरू करी थी। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड। तो अगर पूछा जाए कि रैयतवाड़ी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, ठीक है, ये किसने शुरू की थी, तो आप क्या कहोगे, थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने, ठीक है। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 168। द सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी ग्रुप अभिनव भारत सोसाइटी यंग इंडिया सोसाइटी वाज फाउंड इन नासिक 1904, 1904 में फॉर्म की गई। बाय विच प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर, किस फ्रीडम फाइटर के द्वारा। गुप्त क्रांतिकारी समूह अभिनव भारत सोसाइटी यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1904 में नासिक में किस प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ने की थी, ठीक है। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में किसने करी थी, विनायक दामोदर सावरकर, भगत सिंह, वीरेंद्र कुमार घोष, या फिर प्रफुल्ल चाकी, बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर ऑप्शन है विनायक दामोदर सावरकर, ठीक। तो ध्यान रखिएगा कि जो ये अभिनव भारत सोसाइटी थी या फिर यंग इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर जी ने की थी, ठीक। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द हिस्टोरिक यंग बंगाल मूवमेंट विच रेडिकली अटैक्ड ऑर्थोडॉक्स हिंदू कस्टम्स, चैंपियनड फ्री स्पीच एंड अर्ज्ड यूथ टू थिंक रेशनली वाज लॉन्च्ड इन द 1820 बाई। ऐतिहासिक यंग बंगाल मूवमेंट जिसने रूढ़िवादी हिंदू रीति रिवाजों पर मौलिक रूप से हमला किया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया और युवाओं से तर्कसंगत सोचने का आग्रह किया, 1820 के दशक में किसके द्वारा शुरू किया गया था। मतलब कि वो ये कह रहा है कि यंग बंगाल मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया था 1920 के दशक में। हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा, या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, बताइए। चलो देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक। तो हेनरी विवियन डेरोजियो वाज ए ब्रिलियंट यंग टीचर। तो ये यंग टीचर थे किसके, एंग्लो पोर्टुगीज डिसेंट के, मतलब कि कह सकते हो कि अंग्रेज और पुर्तगाली डिसेंट के थे, हिंदू कॉलेज में कलकत्ता में। ही इंस्पायर्ड हिज स्टूडेंट्स नोन एज डेरोजियंस। तो वो उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या कहते हैं, डेरोजियंस। टू क्वेश्चन अथॉरिटी, एम्ब्रेस द आइडियल
ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और इन्होंने कही थी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो आदर्श हैं उन्हें अपनाओ एंड लिव बाई रीजन क्रिएटिंग ए पावरफुल वेव ऑफ इंटेलेक्चुअल रेडिकलिज्म इन बंगाल, और इन्होंने क्रांति कह सकते हो बहुत बढ़ावा दिया था। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि अगर पूछा जाए यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना किसने करी थी, तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने। सही है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट दिखाते हो तो आप तो अच्छा लगता है। ठीक है। Who among the following prominent nationalist leaders served as the main defense counsel for the captured Indian National Army (INA) soldiers during the famous Red Fort trials of 1945? इनमें से किस जाने माने राष्ट्रवादी नेता ने 1945 के मशहूर लाल किला ट्रायल के दौरान पकड़े गए इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों के लिए मुख्य बचाव वकील के तौर पर काम किया था? ठीक है। भूलाभाई देसाई, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर राजगोपाल चारी। ठीक है। राष्ट्रवादी नेता थे 1945 में, और लाल किला ट्रायल के दौरान जो पकड़े गए थे इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिक, उनके बचाव वकील के तौर पर काम किया था इनने। बताइए कौन है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है भूलाभाई देसाई। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक, तो भूलाभाई देसाई थे, इन्होंने कह सकते हो कि राष्ट्रवादी नेता थे, और इन्होंने 1945 के मशहूर लाल किला ट्रायल के दौरान पकड़े गए इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों के लिए वकील के तौर पर काम किया था। ठीक है। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, और अगर आपको कोई सजेशन हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक